मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य रेस्तरां द महाराजा गार्डन में उस रात एक खास आयोजन था। एक प्राइवेट पार्टी जिसमें शहर की युवा कारोबारी, प्रभावशाली हस्तियां और सोशल मीडिया स्टार्स आमंत्रित थे। रेस्तरां की दीवारों पर झूमर की रोशनी टिमटिमा रही थी, हल्की क्लासिकल संगीत की धुनों में लिपटी शाम, और हर मेहमान अपने आप में एक फैशन स्टेटमेंट। अनन्या मेहता, नामचीन बिजनेसमैन अर्जुन मेहता की बेटी और सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाली एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इस पार्टी की स्टार थी। लाल रंग की डिजाइनर ड्रेस, हाथ में चमचमाता हुआ लिमिटेड एडिशन हैंडबैग और चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो अक्सर ताकत और आदत से आता है। उसके चारों ओर उसके मित्रों का झुंड था, जो सेल्फियों में व्यस्त थे। उनकी हंसी और बातों से पार्टी की रौनक बनी हुई थी। लेकिन तभी अचानक एक तेज चीख ने माहौल को चीर दिया। ओ माय गॉड, मेरा बैग कहाँ है? अनन्या ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखें टेबल पर थीं, जहां उसने कुछ मिनट पहले ही अपना बेशकीमती हैंडबैग रखा था। संगीत रुक गया। लोग रुक गए। हर आंख उस दिशा में घूमी जहां अनन्या खड़ी थी। उसके दोस्तों ने चारों ओर देखा, लेकिन बैग कहीं नहीं था। मैंने यहीं रखा था। अभी अभी वह लगभग घबरा गई थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसी वक्त एक वेटर धीरे से रेस्तरां मैनेजर के पास गया और कुछ फुसफुसाया। फिर दोनों की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ी। एक साधारण से कपड़ों में, हल्के झुके हुए कंधों वाला आदमी रेस्तरां से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में एक भूरे रंग की पेपर बैग थी। सर, मुझे लगता है वह वही आदमी है, वेटर ने मैनेजर से कहा। रुको, अनन्या गरजी और तेज कदमों से उस आदमी की ओर बढ़ी। अरे रुको, वो बैग तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरा है, अनन्या ने सामने खड़े व्यक्ति से ऊंची आवाज में पूछा। उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। माफ कीजिए, ये मेरा बैग है। इसमें सिर्फ कुछ दस्तावेज हैं। शायद आपको गलतफहमी हुई है, उसने शांति से कहा। गलतफहमी? इस रेस्तरां में किसी का पहनावा तुम जैसा नहीं है। कोई अजनबी पिछले दरवाजे से आता है और उसी बैग जैसा बैग लिए बाहर जाता है, और तुम कहते हो तुमने कुछ नहीं किया। कुछ मेहमानों ने मोबाइल कैमरे निकाल लिए। माहौल अब पार्टी नहीं, तमाशा बन चुका था। गेट आउट, अनन्या ने चिल्लाते हुए उसके हाथ से पेपर बैग छीना। उसमें से कुछ कागज और एक पुरानी डायरी जमीन पर गिर गई। ड्रामा करना बंद करो और इस पार्टी से दूर हो जाओ। सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो, अनन्या ने आदेश देने वाले लहजे में कहा। उस आदमी ने धीरे से कागजों को उठाया, कुछ नहीं बोला, कोई विरोध नहीं किया। उसकी सफेद कमीज पर अब संतरे के रस के दाग थे, जो अनन्या ने उस पर फेंका था। वो पल, जिसे अनन्या ने एक साहसिक कार्य समझा, बहुत से लोगों के लिए असहज था। मगर कोई कुछ नहीं बोला। कुछ सिर झुकाकर खड़े रहे, कुछ ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक कोने में रेस्तरां के मालिकों में से एक वृद्ध सज्जन काले सूट में गौर से उस आदमी को जाते हुए देख रहे थे। उनके होठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान थी और उनकी आंखों में कुछ और गहराई थी। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किसे अपमानित किया है, बिटिया। वहीं बाहर वह आदमी राघव मल्होत्रा रेस्तरां के बरामदे में खड़ा था। उसके हाथ में फिर से वही पेपर बैग था। हल्की सी हवा चल रही थी। उसने उस पुरानी डायरी को खोला, जिसमें पहली पन्ने पर एक नन्ही सी बच्ची का स्केच था और उसके नीचे लिखा था, पापा जल्दी आना। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, ना गुस्सा ना दुख, बस एक शांति। फिर वो धीरे से मुड़ा और चला गया,
अपने पैरों के निशान उस महंगे पत्थरों पर छोड़ते हुए, जैसे वहां कभी कोई कहानी लिखी गई थी। पार्टी अपने ढंग से फिर शुरू हो गई, लेकिन कुछ चेहरों पर अब चमक नहीं थी और कुछ निगाहों में शर्म। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, ये उस समाज का आईना था जहां कपड़े, प्रवेश द्वार और चाल से किसी की सच्चाई आंकी जाती है। और अनन्या को अभी पता नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह सोशल मीडिया पर अनन्या मेहता फिर से ट्रेंड कर रही थी, लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। कई यूजर्स ने पार्टी का वीडियो अपलोड किया था जिसमें वह गुस्से में चिल्ला रही थी, एक आम आदमी पर आरोप लगा रही थी और फिर उसके ऊपर जूस फेंकते हुए उसे रेस्तरां से बाहर निकलवा रही थी। शुरुआती घंटों में तो उसे साहसी, बेबाक और सत्य के लिए खड़ी होने वाली कहा गया। उसके फैंस ने समर्थन दिया, गलत करने वालों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। लेकिन दोपहर होते होते ट्रेंड बदलने लगा। एक यूजर ने कमेंट किया, क्या किसी ने पुष्टि की कि वो आदमी सच में चोर था? तभी एक नई वीडियो सामने आई जिसमें अनन्या की एक दोस्त बैग लेकर आती दिखाई दी और कहती है, अनन्या, तेरा बैग मिल गया। लगता है पार्टी के दौरान टेबल बदलते वक्त मैं भूल से दूसरी तरफ रख आई थी। कमेंट्स की धारा अचानक बदल गई। लोग पूछने लगे, तो फिर वो आदमी निर्दोष था? किसी ने माफी मांगी उससे। अनन्या ने बिना सबूत के उसे सरेआम बेइज्जत किया और अब क्या? बिना कुछ कहे अनन्या ने अपना इंस्टाग्राम खोलकर वह वीडियो अपनी स्टोरी पर रिपोस्ट कर दी और नीचे लिखा, इसे कहते हैं क्लास। शायद वह यह दिखाना चाह रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, या शायद वह चाहती थी कि लोग जाने कि वह अपने फैसले को लेकर शर्मिंदा नहीं है। उसी शाम अनन्या को उसकी एक मित्र का मैसेज मिला, हमें महाराजा गार्डन से मेल आई है। उन्होंने हमारी अगली बुकिंग कैंसिल कर दी है और लिखा है कि हमारा पूरा ग्रुप अब उनके किसी भी आउटलेट में वेलकम नहीं है। अनन्या भौचक्की रह गई। ये कैसे हो सकता है? वह उस रेस्तरां की नियमित ग्राहक थी, वहां वीआईपी कार्ड होल्डर थी। बिना समय गवाए वह अपनी गाड़ी में बैठी और सीधे रेस्तरां पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने फ्रंट डेस्क पर हाथ पटकते हुए कहा, मैं अनन्या मेहता हूं, 3 साल से तुम्हारी रेगुलर क्लाइंट। किस अधिकार से तुम मेरी बुकिंग कैंसिल कर सकते हो? क्लर्क ने विनम्रता से जवाब दिया, मैम, हमें खेद है, लेकिन यह निर्णय मैनेजमेंट ने लिया है। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को बुलाओ अभी, अनन्या ने आदेश दिया। क्लर्क ने फोन उठाया, कुछ कहा और फिर जवाब दिया, मैम, हमारे इन्वेस्टमेंट काउंसलर अभी एक मीटिंग में हैं। 5 मिनट में बाहर आएंगे। काउंसलर, अनन्या ने नाक चढ़ाते हुए दोहराया। कुछ ही मिनटों बाद मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और वहां से वही व्यक्ति बाहर आया जिसे अनन्या ने पिछली रात अपमानित किया था। लेकिन आज वह अलग दिख रहा था, सूट में, गंभीर और आत्मविश्वासी। उसके हाथ में फोल्डर थे, चाल में गरिमा थी। वह अनन्या की ओर बढ़ा। उसने उसे देखकर सिर हिलाया और कहा, नमस्ते मिस मेहता, मुझे खुशी है कि आप आईं। अनन्या की आंखें फैल गईं। वह कुछ बोल नहीं पाई। राघव मल्होत्रा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं द महाराजा गार्डन की इन्वेस्टमेंट टीम का मुख्य सलाहकार हूं। और जी हां, उसी दिन मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने आया था। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह एकदम चुप थी। राघव ने बिना आवाज ऊंची किए बेहद शांत लहजे में कहा, मैं आपको दोष नहीं देता। कोई भी स्थिति में वैसा ही सोच सकता था जैसा आपने सोचा। लेकिन अफसोस इस बात का नहीं कि आपने मुझे गलत समझा। अफसोस इस बात का है कि आपने बिना पुष्टि के मेरे आत्मसम्मान को कुचला और बाकी सभी चुप रहे।
वो पल भारी था। अनन्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। राघव ने सिर झुकाया और बोला, हमारे संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी टीम को यह भरोसा ना हो कि हर मेहमान को बराबरी का सम्मान मिलेगा, तब तक कुछ सीमाओं का निर्धारण जरूरी है। इतना कहकर वह मीटिंग रूम की ओर लौट गया। पीछे अनन्या अब भी जमी हुई खड़ी थी। पहली बार किसी ने उसके सामने उसके व्यवहार का आईना बिना चिल्लाए, बिना अपमानित किए दिखाया था। उस रात अनन्या ने अपने कमरे में बैठकर वह वीडियो फिर से देखा। लेकिन इस बार वह खुद को देख रही थी, एक गुस्सैल, असंवेदनशील, अहंकारी लड़की को जो सरेआम किसी अजनबी को अपमानित कर रही थी। वह सोचने लगी, उस आदमी की आंखें इतनी शांत क्यों थीं? उसने जवाब में कुछ क्यों नहीं कहा? उसने पलटकर अपशब्द क्यों नहीं कहे? वह नहीं जानती थी, लेकिन एक बीज उसके भीतर बो दिया गया था, संवेदनशीलता का, आत्मविश्लेषण का। और आने वाले दिनों में यही बीज उसकी जिंदगी की जड़ें हिलाने वाला था। अनन्या मेहता के लिए जिंदगी कभी इतनी उलझी नहीं थी। वो जो हमेशा सब कुछ तय करती थी, कौन सी पार्टी में जाना है, किस ब्रांड का नया बैग खरीदना है, किस फोटो को पोस्ट करना है, कितने लाइक्स मिलेंगे, अब पहली बार खुद के बनाए हुए भंवर में फंस चुकी थी। पिछली रात की मुलाकात राघव मल्होत्रा से उसके मन में बार बार घूम रही थी। उनका शांत और ठोस लहजा, बिना किसी अपमान या गुस्से के, एक कठोर वास्तविकता की तरह उस पर वार कर रहा था। 3 दिन बाद एक और झटका लगा। उसके मैनेजर ने उसे कॉल करके बताया कि 2 बड़े ब्रांड्स जिनके साथ वह पिछले 6 महीनों से जुड़ी हुई थी ने उसके साथ सभी प्रमोशन अनुबंध रद्द कर दिए थे। वजह स्पष्ट थी, नैतिक मूल्यों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता। अनन्या, हमें एक स्टेटमेंट देना होगा, मैनेजर ने कहा। मैं कुछ नहीं कहूंगी, उसने जवाब दिया। मैंने कोई अपराध नहीं किया। एक गलतफहमी थी, बस। लेकिन वह जानती थी कि बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं थी, बात उसके व्यवहार की थी। जिस तरह उसने सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती की, वह अब उसकी पहचान बन चुका था। 1 और हफ्ते में उसका इंस्टाग्राम एंगेजमेंट आधा रह गया। कुछ पुराने फैंस ने अनफॉलो किया। कई ने स्टोरीज में उसका मजाक उड़ाया, रिच और रूड क्लास का घमंड जैसे टैग्स के साथ। जब उसने अपने पिता अर्जुन मेहता को यह सब बताया, तो उन्होंने न तो गुस्सा दिखाया, न ही दिलासा। बस चुपचाप उसकी बात सुनी और एक लाइन में कहा, हमने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन शायद इंसानियत सिखाना भूल गए। यह शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। रात को अनन्या अपने कमरे में बैठी रही, बिस्तर पर फैली हुई, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल। मैं सच में इतनी बुरी हूं? क्या मैंने वाकई में किसी निर्दोष के साथ गलत किया? क्या मैं अब सब कुछ खो दूंगी? धीरे धीरे सोशल मीडिया से वह दूरी बनाने लगी। उसने पोस्ट करना बंद कर दिया, स्टोरीज हटाई, ब्रांड डील्स के ईमेल अनदेखा करने लगी। फिर एक दिन बिना किसी को बताए वह एक छोटे से कोवर्किंग स्पेस गई, जहां जीवन राइस पीबीटी एलटीडी नाम की एक नई स्टार्टअप टीम काम कर रही थी। उन्होंने हाल ही में इवेंट मैनेजमेंट और ब्रांड डेवलपमेंट की एक स्कीम शुरू की थी। मैं यहां इंटर्नशिप करना चाहती हूं, अनन्या ने सीधे कहा। अनन्या मेहता सामने बैठे एचआर ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे किसी विशेष की जरूरत नहीं है। मुझे सीखना है। कुछ भी करूंगी, चाहे पानी लाना हो या कुर्सियां लगाना। शायद उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने उसे 1 हफ्ते की ट्रायल पर रख लिया। पहला दिन उसके जीवन के सबसे अलग दिनों में से एक था। सुबह 6 बजे उठकर लोकल ट्रेन से ऑफिस पहुंचना, साधारण कपड़े पहनना, बिना मेकअप के रहना, ये सब उसके लिए नया था। पहली ड्यूटी मिली कॉन्फ्रेंस रूम में कुर्सियां ठीक करना और मेहमानों के लिए पानी की बोतल लगाना।
अनन्या ने बिना एक शब्द कहे सब किया। लंच टाइम में वो अकेले बैठी थी। कोई उसे पहचानता नहीं था। कोई फोटो नहीं, कोई अटेंशन नहीं। लेकिन उस दिन उसे पहली बार चैन महसूस हुआ। शाम को जब वह अपने छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट लौटी तो हाथों में छाले थे, पीठ में दर्द था और मन में अजीब सी थकान। लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। रोज शाम को वह अपनी डायरी में एक लाइन लिखती, आज मैंने क्या सीखा। कुछ दिनों में वह कंपनी के जूनियर इवेंट कोऑर्डिनेटर्स के साथ बेहतर तालमेल बिठाने लगी। जब कोई गलती करता तो वह डांटने की बजाय हल्के लहजे में समझाने लगी। यह वही अनन्या थी जो कभी गुस्से में लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने में संकोच नहीं करती थी। 3 हफ्ते बाद एक इवेंट के दौरान उसे वीआईपी लॉबी में ड्यूटी दी गई, गेस्ट फोल्डर रखना और चाय कॉफी सर्व करना। उसी समय एक परिचित नाम रजिस्ट्रेशन लिस्ट में दिखा, मिस्टर राघव मल्होत्रा। उसका दिल एक पल को रुक गया। वह जानती थी कि ये टकराव होगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटना चाहती थी। जब राघव वीआईपी सेक्शन में पहुंचे, अनन्या ने गहरी सांस ली, उनके पास गई और झुकी आवाज में कहा, सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। राघव ने उसे ध्यान से देखा। क्षण भर वह चुप रहे, फिर बोले, मैंने सोचा था कि तुम कभी नहीं कहोगी। अनन्या की आंखों में पानी था। मैंने आपको सरेआम शर्मिंदा किया, बिना सोचे, बिना पूछे। मैं बस आपकी आंखें नहीं भूल पाई। उनमें नाराजगी नहीं थी, बस एक खामोश निराशा थी। राघव ने सिर हिलाया और कहा, हम सब गलतियां करते हैं अनन्या। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। वह बिना और कुछ कहे आगे बढ़ गए। लेकिन उनके शब्दों ने अनन्या के भीतर एक और द्वार खोल दिया था, एक नई शुरुआत का। उसी रात अनन्या ने पहली बार अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल फिर से खोली। न कोई फिल्टर, न कोई एडिटिंग, सिर्फ एक फोटो, एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम और कैप्शन लिखा, कभी कभी कुर्सियां लगाना जिंदगी को सही दिशा देता है। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अब 1 महीना बीत चुका था। अनन्या मेहता की जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महंगे डिजाइनर कपड़े, चमचमाते इवेंट्स और इंस्टाग्राम की कहानियों से दूर अब उसकी सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ में और शामें ऑफिस के कोने में एक कप चाय के साथ बीतती थीं। वो अब भी जीवन राइस पीवीटी एलटीडी में ट्रेनी थी, लेकिन पिछले 1 महीने में उसने अपने व्यवहार, सोच और दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया था। अब वो दूसरों को आदेश देने वाली नहीं थी, बल्कि सीखने के लिए खुद आगे बढ़ती थी। उस दिन की शुरुआत किसी भी सामान्य दिन जैसी थी। अनन्या सुबह 5 बजे उठी, साधारण कुर्ता पहनकर बस पकड़ी और ऑफिस पहुंची। लेकिन जब उसने ऑफिस में कदम रखा तो वातावरण थोड़ा अलग था। कंपनी अगले सप्ताह एक बड़ी कॉरपोरेट इवेंट के लिए जिम्मेदार थी, फ्यूचर ग्रोथ, जो नई स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स और अनुभवी इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लाने वाला था। टीम मीटिंग में उसे बताया गया कि वह वीआईपी कोऑर्डिनेशन और बैकस्टेज सपोर्ट की जिम्मेदारी निभाएगी। तुम्हारा काम होगा मुख्य अतिथियों के डॉक्यूमेंट्स संभालना, लॉबी की व्यवस्था देखना और प्रेजेंटेशन टीम की मदद करना, सीनियर ने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। उसे चुनौती पसंद थी, लेकिन अब वह केवल खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सच्चा करने के लिए काम करना चाहती थी। इवेंट से एक दिन पहले, जब सब तैयारियां जोरों पर थीं, वह ऑफिस में लेट तक रुकी। रात के 9 बज चुके थे, बाकी स्टाफ जा चुका था। वो स्टेज पर खड़ी होकर लाइट्स का एंगल जांच रही थी कि तभी एक दस्तक हुई। माफ कीजिए, क्या आप यहाँ स्टाफ की कोऑर्डिनेटर हैं? एक कोमल आवाज आई। वो पीछे मुड़ी। सामने एक बुजुर्ग महिला थीं,
जो आने वाले डेलीगेट्स के लिए वेलकम पैकेट्स की लिस्ट पूछ रही थीं। अनन्या ने तुरंत झुककर नमस्ते किया और मदद की। जब महिला चली गई तो अनन्या के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रही थी। अब तारीफ पाने की जरूरत नहीं रह गई थी, अब सेवा करना खुद में सुकून देने वाला काम बन चुका था। अगली सुबह इवेंट का दिन था। सब कुछ व्यवस्थित था। अनन्या ने समय से पहले पहुंचना सुनिश्चित किया। वीआईपी लॉबी में डॉक्यूमेंट्स, गिफ्ट हैम्पर और ब्रांडिंग बैनर्स एकदम परफेक्ट तरीके से सजे हुए थे। दोपहर होते होते हॉल में भीड़ जुटने लगी। कॉरपोरेट चेहरों की भीड़ में उसे एक चेहरा जाना पहचाना लगा, राघव मल्होत्रा। वो सूट में थे, हमेशा की तरह साधारण लेकिन प्रभावशाली। उनके हाथ में फोल्डर था और वह किसी से बात कर रहे थे। अनन्या का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वह जानती थी कि आज वह सिर्फ एक सहभागी नहीं थे, बल्कि स्पीकर लिस्ट में उनका नाम प्रमुख रूप से दर्ज था। एक्सक्यूज मी, किसी ने अनन्या से कहा। वह तुरंत ध्यान में लौटी। एक वॉलंटियर ने उसे राघव के लिए डॉक्यूमेंट्स सौंपने को कहा। वो फोल्डर लेकर उनके पास पहुंची, सिर झुकाया और शांत आवाज में कहा, सर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके सेशन के लिए हैं। राघव ने उसकी तरफ देखा, फिर फोल्डर लिया और कहा, शुक्रिया अनन्या। उसके नाम को सुनकर अनन्या चौंकी। आपने मेरा नाम अब भी याद रखा? उसने धीमे से पूछा। राघव मुस्कराए। कुछ चेहरे याद रह जाते हैं, खासकर जो हमें कुछ सिखा जाए। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, अनन्या ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद जितना मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सीखा। राघव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस उसकी आंखों में देखा और अनन्या ने उसमें कोई कड़वाहट नहीं पाई, सिर्फ एक गहराई जो समय के साथ आती है। शाम तक इवेंट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। अनन्या स्टाफ के साथ मिलकर समापन की तैयारियों में लगी थी। तभी एक सहकर्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें मालूम है, राघव सर ने टीम मीटिंग में तुम्हारी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतने बड़े इवेंट की सफलता का श्रेय एक ऐसे व्यक्ति को भी जाता है जो बैकग्राउंड में रहकर ईमानदारी से अपना काम करता है। अनन्या को जैसे यकीन नहीं हुआ। उसे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो शब्द किसी अवार्ड से कम नहीं थे। उस रात उसने पहली बार डायरी में लिखा, आज मैंने खुद को माफ किया। और शायद यही वह मोड़ था जहां से उसका पुनर्जन्म शुरू हुआ। बिना मेकअप, बिना हैशटैग, बिना अटेंशन के भी इंसान खूबसूरत हो सकता है अगर वह भीतर से साफ हो। इवेंट के बाद अगले कुछ दिन बेहद शांत थे, लेकिन अनन्या के भीतर एक हलचल बनी रही। इंडिया फ्यूचर ग्रोथ समिट के अनुभव ने उसके अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। पहले किसी बड़े आयोजन में उसका मतलब था मंच पर खड़ा होना, फ्लैश लाइट्स, कैमरा, प्रशंसा और लाइक्स। लेकिन अब एक गुमनाम कोने से एक बड़ा आयोजन सफल बनाने में जो संतोष मिला, वो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। हर रात जब वह अपनी डायरी में लिखती, उसकी लिखावट पहले से ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी होती जा रही थी। हर पंक्ति में अब दिखावटीपन नहीं, बल्कि सच्चाई झलकती थी। लेकिन फिर भी एक बात जो उसके मन में लगातार गूंजती थी, क्या माफी मांग लेना काफी है? क्या सिर्फ पछतावा ही परिवर्तन का प्रमाण बन सकता है? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन उसे एक अनजान नंबर से ईमेल मिला। विषय पंक्ति थी, लेट्स टॉक पॉडकास्ट इंटरव्यू रिक्वेस्ट। यह एक प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल की टीम थी जो युवा महिलाओं की यात्रा और बदलाव पर आधारित साक्षात्कार करती थी। उन्होंने हाल ही में अनन्या के इंस्टाग्राम पर उसके कॉन्फ्रेंस रूम वाली पोस्ट देखी थी और जानना चाहा कि वह चमकदमक से सादगी की ओर कैसे पहुंची।
पहले तो अनन्या ने इनकार करने का सोचा। वो दोबारा सार्वजनिक नजरों में नहीं आना चाहती थी। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद अब वह सिर्फ कहानियों की नायक नहीं बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने वाली भी बन सकती है। साक्षात्कार का दिन तय हुआ। लोकेशन एक छोटा स्टूडियो था, जहां सब कुछ सामान्य बिना तामझाम के था। कोई खास मेकअप नहीं, कोई स्टाइलिंग टीम नहीं। अनन्या साधारण सलवार कमीज में पहुंची, बालों को एक साधारण क्लच में बांध रखा था। साक्षात्कार शुरू हुआ। पहला सवाल था, आपने करियर की शुरुआत ग्लैमर की दुनिया से की थी और आज आप जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। क्यों? अनन्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि चमक में जो झूठ छिपा होता है वो कभी कभी हमें खुद से दूर कर देता है। मुझे वो चेहरा दोबारा पाना था जिसे मैंने कहीं खो दिया था। आपके बारे में एक वायरल वीडियो है जो कुछ समय पहले खूब चर्चा में रहा। आपने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। क्या आज आप उस पर बात करना चाहेंगी? अनन्या ने गहरी सांस ली। वह जानती थी यह सवाल आएगा। हाँ, उसने कहा, मैंने उस वीडियो में जो किया वो गलत था। मैं घमंड में थी, दिखावे में थी, और सबसे बड़ी बात, मैंने बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम लगाया। आपने उस व्यक्ति से माफी मांगी? हाँ, 2 बार। पहली बार सिर्फ शब्दों से, लेकिन दूसरी बार अपने काम और बदलाव से। क्या आपको लगता है कि लोग बदल सकते हैं? लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें अपनी गलती का एहसास अंदर तक होता है। और जब अहंकार की आवाज शांत हो जाती है, तब आत्मा की सच्ची आवाज सुनाई देती है। साक्षात्कार खत्म हुआ, लेकिन उसकी कहानी वहीं से लोगों के दिलों में उतरने लगी। कुछ दिनों में यह वीडियो वायरल हो गया। पर इस बार वजह अलग थी। अब लोग उसकी आलोचना नहीं, उसकी ईमानदारी और साहस की सराहना कर रहे थे। लेकिन हर सराहना के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। एक दिन उसके इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया, इतनी आसानी से बदल गई। शायद ये सब एक नई छवि बनाने का हिस्सा है। फिर एक और, गलती करके माफी मांग लेना आसान है, पर क्या हर कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसे दूसरी बार अवसर मिले? यह पढ़कर अनन्या चुप हो गई। शायद ये आलोचनाएं सही थीं, शायद नहीं। लेकिन वो जानती थी कि उसका बदलाव कोई योजना नहीं था, बल्कि आत्मालोचना और कठोर अनुभवों से निकला एक पुनर्जन्म था। वो चाहती तो इन सबका जवाब दे सकती थी, लेकिन उसने चुना कि जवाब उसके कर्म दें। इसी बीच ऑफिस में एक नई इवेंट की तैयारी शुरू हुई, इन लीडरशिप कॉन्क्लेव। इस बार अनन्या को पूरे आयोजन की प्रमुख समन्वयक नियुक्त किया गया। जब उसने नामों की सूची देखी तो एक नाम पर उसकी नजर अटक गई, राघव मल्होत्रा। वो फिर आने वाले थे, इस बार मुख्य वक्ता के रूप में। इस बार अनन्या ने निर्णय लिया कि वो उनसे सिर्फ काम के रूप में नहीं, बल्कि दिल से एक बार फिर बातचीत करेगी। सम्मेलन के दिन सब कुछ व्यवस्थित था। राघव समय पर पहुंचे। उनका स्वागत अनन्या ने ही किया, एक गहरी मुस्कान और नम्रता के साथ। वो बोले, तुम अब अलग दिखती हो। क्योंकि अब मैं अलग हूं, अनन्या ने कहा। उनके बीच बातचीत का वो क्षण चुपचाप लेकिन अर्थपूर्ण था। राघव बोले, तुम्हारा इंटरव्यू देखा मैंने, अच्छा लगा। अनन्या थोड़ी झिझकी, फिर बोली, पर अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ दिखावा है। लोग कहेंगे, राघव ने कहा, पर जब तुम्हारे अंदर सच्चाई हो तो दुनिया की शंकाएं भी तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं खुश हूं कि तुमने खुद को पाया। अब जरूरी है कि तुम दूसरों को भी यह रास्ता दिखाओ। उस दिन पहली बार अनन्या को यह एहसास हुआ कि माफी सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी मांगनी पड़ती है।
और जब यह माफी सच्चे दिल से आती है तभी परिवर्तन संभव होता है। विमेन इन लीडरशिप कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद अनन्या की मेहनत और परिवर्तन को लेकर कंपनी में एक नई दृष्टि बनी थी। उसके वरिष्ठ अधिकारी अब उसमें सिर्फ एक इंटर्न या अस्थायी सहकर्मी नहीं बल्कि एक भविष्य की नेता देखने लगे थे। अनन्या ने भी पहली बार महसूस किया कि बदलाव केवल शब्दों से नहीं बल्कि समय और निरंतरता से सिद्ध होता है। मगर जैसे जैसे जीवन संतुलित होता दिखता है वैसे ही किस्मत एक नया मोड़ लेती है। कुछ हफ्ते बाद एक सर्द सुबह अनन्या अपने ऑफिस पहुंची तो माहौल सामान्य नहीं था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। उसके डेस्क पर पहुंचते ही उसकी टीम लीडर ने बुलाया। अनन्या, हमें बात करनी है। उनका चेहरा गंभीर था। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते ही उसने एक प्रिंटेड ईमेल अनन्या के सामने रखा। ये एक लीगल नोटिस है। हमारे क्लाइंट अवंता डिजाइन्स ने दावा किया है कि हमारा पिछला कैंपेन उनके एक पुराने कोरियन प्रोजेक्ट की कॉपी है। वे कह रहे हैं कि हमने डिजाइन चोरी की है। और तुम जानती हो, उस प्रोजेक्ट की फाइनल अप्रूवल तुमने दी थी। अनन्या कुछ क्षण स्तब्ध रही। उसके सामने का दृश्य धुंधला हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो डिजाइन पहले से मौजूद है। हमने रिव्यू किया था लेकिन अप्रूवल तुमने दी थी, टीम लीडर ने कहा, और अब हमें 48 घंटों में अपना बचाव प्रस्तुत करना है। नहीं तो मामला अदालत में जाएगा और हमारी कंपनी की साख खतरे में पड़ सकती है। उस दिन का हर पल अनन्या के लिए एक बोझ था। हर ईमेल, हर कॉल एक दबाव बन गया। बाकी सहकर्मियों की निगाहें अब फिर से बदल गई थीं। वही शंका, वही फुसफुसाहटें जो वह पहले झेल चुकी थी। शाम को ऑफिस से निकलते हुए उसके कदम खुद ब खुद राघव मल्होत्रा के ऑफिस की ओर मुड़ गए। यह बिना तय किए, बिना सोचे हुआ, जैसे कोई अंदर की आवाज उसे खींच रही हो। जब वह पहुंची तो दरबान ने पहचानकर अंदर भेजा। राघव अपने ऑफिस में अकेले बैठे कुछ कागजों में उलझे हुए थे। अनन्या ने दरवाजे पर दस्तक दी। वह सिर उठाकर मुस्कराए। आओ बैठो। अनन्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं किसी मदद की उम्मीद नहीं कर रही। मैं बस एक सलाह चाहती हूँ। राघव ने ध्यान से उसकी ओर देखा। क्या हुआ? अनन्या ने सारी बात विस्तार से बताई। उसका गला भर आया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन अब फिर से लोग मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। मैं नहीं जानती क्या करूं। राघव कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, तुमने पहली बार अपने जीवन की जिम्मेदारी कब ली थी? अनन्या ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। शायद उस दिन जब मैंने आपसे माफी मांगी थी, उसने कहा। तो अब फिर से लो, राघव बोले। इस बार भी। अगर तुमने अनजाने में भी गलती की है तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। और अगर तुमने कोई गलती नहीं की तब भी तुमसे बेहतर कोई नहीं जो इसका सामना कर सके। अनन्या ने अपनी भीगी आंखों को पोंछा और धीरे से सिर हिलाया। राघव उठे, अपनी फाइल से एक पैकेट निकाला और उसे सौंपा। ये एक रिपोर्ट है जो मेरी एक स्वतंत्र जांच टीम ने तैयार की थी। हमने देखा था कि अवंता डिजाइन्स पहले भी 2 स्टार्टअप्स पर ऐसे ही आरोप लगा चुका है और कोर्ट में वो केस खारिज हो गए। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया गया है। अनन्या चौंक गई। आपने ये पहले से तैयार कर रखा था? मैंने तुम्हारे कैंपेन में मेहनत देखी थी, राघव बोले। और मुझे भरोसा था कि अगर कोई गड़बड़ी होगी भी तो वो तुम नहीं कर सकती। अनन्या की आंखों से आंसू छलक गए। यह माफी नहीं थी, यह विश्वास था।
और यह विश्वास उसके जीवन की सबसे कीमती पूंजी बन गया। अगले दिन ऑफिस में सबके सामने अनन्या ने वह रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथ्यों, तारीखों और प्रमाणों के साथ उसने सिद्ध किया कि यह एक रणनीतिक हमला था, न कि डिजाइन चोरी। माहौल में सन्नाटा छा गया। सीनियर्स ने बाद में उससे निजी तौर पर माफी मांगी और क्लाइंट के खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया गया। अनन्या ऑफिस की बालकनी में खड़ी थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसका मन हल्का था। उसने जीवन में कई बार हार और अपमान झेले थे, लेकिन आज वह पहली बार पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी खड़ी थी, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की छाया में। उसने अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन वही परीक्षा हमें यह याद दिलाती है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। और शायद यही असली परिवर्तन था। डिजाइन विवाद से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद अनन्या के लिए ऑफिस का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। सहकर्मियों की वह ठंडी चुप्पी अब विनम्र मुस्कानों में बदलने लगी थी। वरिष्ठ अधिकारी अब उसे सिर्फ एक प्रशिक्षु नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली, जटिल परिस्थितियों में स्थिर रहने वाली एक सशक्त महिला के रूप में देखने लगे थे। लेकिन अनन्या के भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसकी आत्मा, जो अब तक चोट खाकर मजबूत हुई थी, धीरे धीरे निखर रही थी। उसे यह समझ आ चुका था कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि उस आचरण से कमाया जाता है जो शब्दों से परे होता है। एक दिन दोपहर के खाने के बाद वह ऑफिस की छत पर बैठी डायरी लिख रही थी। तभी राघव का एक मैसेज आया, कल शाम 6 बजे एक अनौपचारिक मीटिंग है। कुछ खास लोगों को आमंत्रित किया है। अगर समय हो तो जरूर आना। पता लिखा था हाउस कैफे, बांद्रा। यह वही जगह थी जहां पहली बार अनन्या ने राघव को देखा था, उस पार्टी की रात जब उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई थी। अगले दिन वह तय समय से कुछ पहले ही वहां पहुंच गई। कैफे का माहौल शांत और आत्मीय था। कुछ मेहमान धीरे धीरे पहुंचने लगे, कोई युवा उद्यमी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई लेखक और कुछ अनजाने चेहरे जिनमें जीवन की कहानियां छिपी थीं। राघव सबसे अंत में पहुंचे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सबका स्वागत किया और कहा, आज की शाम खास है। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर टूटा, गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ। यह सभा उन लोगों की है जो हार मानने की बजाय सीखने को चुनते हैं। फिर उन्होंने अनन्या की ओर देखा। और यहाँ एक ऐसी भी हैं जिन्होंने केवल खुद को ही नहीं, दूसरों का नजरिया भी बदल दिया। अनन्या थोड़ा झिझकी, लेकिन सबकी निगाहें उस पर थीं। उसे पहली बार किसी सम्मान समारोह में बुलाया नहीं गया था, बल्कि वह खुद उस कहानी का हिस्सा बनी थी जिसे लोग सुनना चाहते थे। बातचीत के दौरान राघव ने साझा किया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक होटल में बर्तन धोने से की थी और कैसे हर छोटे अनुभव ने उन्हें बड़ा सोचने की शक्ति दी। जब मैं नौजवान था, उन्होंने कहा, तो मुझे लगता था कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन फिर एक दिन किसी ने मुझसे कहा, जिस दिन तुम किसी के आत्मसम्मान को बिना तोड़े उसे ऊपर उठा सको, वही दिन होगा जब तुम असली ताकतवर बनोगे। उस शाम अनन्या बहुत कुछ सोचती रही। घर लौटते समय उसकी आंखों में न कोई आंसू था, न कोई गर्व, सिर्फ संतुलन था। उसने अपनी डायरी में लिखा, जब हम गिरते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया देख रही है, लेकिन जब हम उठते हैं तब कोई नहीं देखता। इसलिए उठना हमारे लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। अगले हफ्ते जीवन राइज पीवीटी एलटीडी की बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया। कंपनी को एक नए कम्युनिकेशन और ब्रांड स्ट्रैटेजी विभाग की आवश्यकता है। जब सीईओ ने पूछा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा,
तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने अनन्या का नाम सुझाया। कई लोग चकित थे। एक लड़की जो 1 साल पहले तक सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थी, आज नेतृत्व की दौड़ में शामिल थी। लेकिन विरोध की कोई आवाज नहीं उठी। शायद इसलिए क्योंकि हर किसी ने उसके कर्म देखे थे, सिर्फ नाम नहीं। अंततः निर्णय लिया गया, अनन्या मेहता को हेड ऑफ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन बनाया जाएगा। कंपनी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और नैतिक छवि बनाने की जिम्मेदारी के साथ। उस दिन उसने ऑफिस से बाहर निकलते समय अपने पुराने बैग को देखा, भी सादा सा बैग जिसे वह अब हमेशा साथ रखती थी। यह कोई ब्रांडेड सामान नहीं था, बल्कि उसकी यात्रा का प्रतीक बन चुका था। शाम को उसे राघव का एक और मैसेज मिला। बधाई हो, तुमने एक लंबा रास्ता तय किया है। लेकिन याद रखो, असली नेतृत्व तब शुरू होता है जब हम दूसरों को ऊपर उठाना शुरू करते हैं। उसने जवाब में सिर्फ लिखा, मैं जानती हूं। अगला कदम यही है। और यहीं से अनन्या की कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। इस बार वह सिर्फ अपनी यात्रा की नायिका नहीं थी, बल्कि अब वह उन लोगों की साथी बनने जा रही थी जो अब भी अपने जीवन के कठिन मोड़ पर खड़े हैं और उन्हें किसी एक भरोसेमंद हाथ की तलाश है। अनन्या मेहता अब केवल एक नाम नहीं थी। वह एक अनुभव बन चुकी थी, एक उदाहरण और एक जीवित प्रमाण कि अगर माफी सच्चे मन से मांगी जाए और बदलाव दिल से किया जाए तो दुनिया की सबसे कठोर नजरें भी झुक सकती हैं। अनन्या मेहता को अब एक नई भूमिका मिल चुकी थी। जीवन राइस पीवीटी एलटीडी की ब्रांड रणनीति की प्रमुख बनने के बाद उसका दिनचर्या और भी व्यस्त हो गया था, लेकिन इस बार यह व्यस्तता भीतर से संतोष देती थी। हर मीटिंग, हर प्रस्तुति, हर मेल में अब उसकी छवि एक पेशेवर और संवेदनशील नेता की बन चुकी थी। लेकिन जीवन का नियम है, जब हम अपने अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं, तभी कहीं न कहीं वह अतीत हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनन्या के लिए भी यह टकराव अब दूर नहीं था। एक सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसके पर्सनल फोन पर नोटिफिकेशन आया। किसी ने उसका नाम टैग करते हुए एक पुरानी वीडियो फिर से पोस्ट की थी, वही वीडियो जिसमें उसने राघव मल्होत्रा को सरेआम अपमानित किया था। कमेंट्स की झड़ी लग चुकी थी। यही है आज की ब्रांड है। देखो तो कभी कैसा व्यवहार था इसका। कितनी आसानी से लोग माफ भी कर देते हैं। पैसा और पावर सब धो देता है। कितने चेहरे हैं इस लड़की के। आज प्रेरणा बन गई है, कल तक खुद ही समस्या थी। पहले तो अनन्या ने स्क्रीन को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन कुछ ही घंटों में वीडियो फिर से वायरल हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह वही पुराने दृश्य। इस बार स्वर पहले से अधिक तल्ख और कटु थे। सबसे चुभने वाला कमेंट उसकी एक पुरानी दोस्त का था, जिसने एक लंबा पोस्ट लिखा था। मैंने अनन्या को करीब से जाना है। जो आज बदलाव की बातें कर रही है, वो कल तक लोगों को नीचा दिखाने में यकीन रखती थी। ये सब पब्लिक इमेज बनाने की चाल है। मत फंसो इस दिखावे में। उस पोस्ट को हजारों लाइक्स मिले। अनन्या का दम घुटने लगा। इतने समय की मेहनत, बदलाव, खुद को सुधारने की ईमानदार कोशिश, क्या सब एक बार फिर एक वीडियो से मिट जाएगा। शाम को घर लौटकर उसने सारी लाइटें बंद कर दीं और अकेले अंधेरे में बैठी रही। वह टूट चुकी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह फिर से रोते हुए पीछे नहीं जा सकती। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने एक फैसला लिया। उसने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन दोनों पर एक लंबा ओपन लेटर पोस्ट किया। कभी कभी हम अपने सबसे बुरे रूप में कैमरे में कैद हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। वो वीडियो जिसमें मैं किसी को अपमानित कर रही हूं, मेरी सबसे बड़ी शर्मिंदगी है और वही मेरी सबसे बड़ी सीख भी। मैंने माफी मांगी थी,
लेकिन माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। पिछले 1 साल में मैंने जो किया, वह उस गलती का उत्तर था। हर छोटे काम में, हर ईमानदार प्रयास में, हर चुपचाप स्वीकार की गई जिम्मेदारी में। अगर आप अब भी उस वीडियो को देखकर मुझे आंकते हैं, तो मैं उसे भी स्वीकार करती हूँ, क्योंकि हम सबको अपने अतीत का सामना करना चाहिए। पर एक विनती है, अगर आप मुझे उस गलती की वजह से जज करते हैं, तो कृपया मेरी यात्रा को भी देखें। क्योंकि अगर इंसान कभी बदल नहीं सकता,